सभी को नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि योजना आयोग कैसे गठित हुआ, कैसे कैसे योजनाएं बनाई गई, उनके लिए उनका टाइम पीरियड क्या रहा और उनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या रहे, कौन सी योजना किस पे फोकस रही, कौन से मॉडल पे आधारित थी, उनकी ग्रोथ रेट क्या रही, उनके लिए बजट का आवंटन कितना किया गया। ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे योजना वाइज उनके उद्देश्य क्या थे, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे उनके, कैसे कैसे योजना पे आवंटन किया गया, क्या योजनाओं की कमियां रहेगी। आज हम उन एक एक योजनाओं को, जो टोटल 12 योजनाएं हैं, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनकी अचीवमेंट्स क्या रही योजना काल की, उनका फेलियर क्या रहा, क्या ड्रॉबैक्स रही, और ख़ास करके हम फोकस करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर। उसकी हम डिटेल स्टडी देखेंगे, क्योंकि अंतिम योजना से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे आपके विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम हो और चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और योजना काल के दौरान उनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए भारत में 1951 से आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया था, आपको मालूम है। जिसे मूलभूत उद्देश्य थे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। ये थे प्राइमरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि 1950 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, छिन्न भिन्न थी। विकास हमारा उद्देश्य था, उद्योगों के मामले में हम पिछड़े हुए थे, तो हमें आधुनिकीकरण करना था। लगभग चीज़ों के ऊपर, इवन खाद्यान्न में भी हम क्या थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, तो आत्मनिर्भरता हमारी प्राइमरी नीड थी। और सामाजिक न्याय, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, कुछ ही लोगों के पास अधिक धन था, तो एक सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर की आवश्यकता थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और संभावनाओं के अनुसार परिवर्तन करते हुए ये सारी योजनाएं बनाई गई और उनके उद्देश्य फाइनल किए गए और समावेशी और सुस्थिर विकास पर जोर दिया गया। पहली जो योजना थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के, ये स्पष्ट हो गया कि हालांकि आपको पहले बताया जा चुका है कि इसका फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा था। उन्होंने उत्पादन, रोजगार और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति, जो इसकी स्वीकृति उद्देश्य थे प्राइमरी, उन पे ज़्यादा फोकस रखा इन्होंने। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य इस योजना के मसौदे के रूप में प्रस्तुत तो नहीं किए गए थे जैसा कि आगामी योजनाओं में किया गया था, लेकिन एक ऑल ओवर जो उद्देश्य थे वो योजनाओं के यही थे। इसकी जो व्यय की राशि थी वो थी आपकी 2069 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था उस असंतुलन को दूर किया जाए जो देश के विभाजन और द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद भी हुआ था, तो एक तो विभाजन की हमने विडंबना झेली थी और दूसरा उसी टाइम दूसरे विश्व युद्ध के भी से भी हम उभरे थे। तो एक संतुलित विकास के लिए इसको प्रस्ताव के रूप में रखा गया कि हमें क्या करना है, विकास पे जोर देना है। प्रथम योजना के प्रस्तावित निवेश के प्रारूप में कृषि व सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो प्रथम योजना है उसका सर्व प्राथमिकता किसे दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता तो कृषि और सिंचाई को दी गई। कुल प्रस्तावित व्यय का 25% हिस्सा यानी 1/4 अंश इसके लिए निर्धारित किया गया। विद्युत शक्ति के सर्जन को और सिंचाई की वृद्धि योजनाओं से संबंधित थी, उसके लिए उच्च प्राथमिकता इन्होंने दी। साथ ही साथ लगभग 1/4 अंश इन्होंने परिवहन और संचार के लिए रखा था। कृषि, सिंचाई, शक्ति और परिवहन के विकास पर अधिक बल देने से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर व्यय के लिए धन की राशि थोड़ी रह गई थी, जो कि हमने दूसरी योजना के अंदर इस चीज़ को दूर कर लिया था। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो ये थे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। योजना की प्रथम योजना अपने अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति में काफ़ी सफल रही थी। योजना के अंत में अर्थव्यवस्था पहले से काफ़ी सुदृढ़ और स्थिर हो चुकी थी। द्वितीय महायुद्ध व देश के विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलन कुछ सीमा तक दूर हो गए थे। देश की खाद्य स्थिति सुधर रही थी और मूल्य स्तर की योजनाओं के अंत में आरंभ की तुलना में नीचा हो गया था। इन सफलताओं से प्रभावित होकर द्वितीय योजना का आकार पहली योजना से थोड़ा बड़ा किया गया, यानी योजना निर्माताओं को ये लगा कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सही हो रही है। तो फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना। इसके जो उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे।
तो इसमें जो फोकस किया गया वो उद्योगों पे किया गया था। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जिससे क्या हो, जीवन स्तर ऊंचा हो। तीव्र गति से औद्योगिकरण करना, जिसके लिए आधारभूत और बाहरी उद्योगों के विकास पर प्राथमिकता दी गई। पहली योजना में आपकी कृषि पे, दूसरी उद्योगों के ऊपर। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और धन की असमानता को कम करना। तो ये इस योजना के क्या थे, आपके उद्देश्य थे। और समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना इस योजना का अंतिम उद्देश्य था। द्वितीय योजना के लक्ष्यों को 5 वर्षों की अवधि में प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि एक बड़ा टारगेट रखा था इन्होंने, लेकिन इसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक माना गया। प्रारंभिक वर्षों में तो देश के गंभीर खाद्य संकट और विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ा। तो ये योजना जितने उद्देश्य बनाए गए थे उनको अचीव करने में सक्षम नहीं रही थी। और फिर वापस से ही तृतीय योजना के अंदर क्या हुआ, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना आवश्यक समझा जाने लगा। फिर आपकी आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य थे वो थे आपके प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय आय उसमें हमें 5% से वृद्धि करनी है, ये इसका उद्देश्य रखा गया। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आधारभूत उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, ईंधन शक्ति का विस्तार करना, अवसर की समानता को अधिकाधिक रूप से बढ़ाना और आय व धन के वितरण की असमानता को कम करना, ये इस योजना के उद्देश्य रखे गए थे। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था को तेजी से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ को पाने के लक्ष्य रखे गए। हालांकि तीसरी योजना में 2 बार हमें वॉर का सामना करना पड़ा था, 1962 और 65 में, जिससे क्या देश की सुरक्षा और विकास दोनों के परस्पर समन्वय स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि एक तरफ तो हमें क्या करना था, विकास, दूसरी तरफ सुरक्षा। जब हमारे बजट का मेजर हिस्सा जब हम सुरक्षा पे खर्च करते हैं तो विकास के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है। और वैसे भी जब कोई अर्थव्यवस्था युद्ध का सामना करती है तो वो छिन्न भिन्न हो जाती है और आने वाले आगामी कई वर्षों तक वो वापस अपने विकास पथ पर नहीं आ सकती। साथ ही साथ तृतीय योजना के बाद देश में अकाल और विदेशी सहायता की अनिश्चितता हो गई थी। अकाल का सामना भी हमें करना पड़ा था, तो अपने निर्धारित चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाई थी। और उसके बाद जस्ट योजना लागू करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो गया था। एक दीर्घकालीन प्लान कैसे बनाए, हमारे पास हर चीज़ की कमी उस टाइम हो चुकी थी। इसलिए 1966 से 69 के बीच में क्या किया गया था, आपकी वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका योजना अवकाश भी इस पीरियड को बोला जाता है। 1966 से 69 यानी प्लान हॉलीडे था। हालांकि जो वार्षिक योजनाएं थी वो भी एक तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का ही क्या थी, रूप थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी जो थी, इसमें था स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय संतुलन की कमी आदि पर बल दिया गया। इसके जो उद्देश्य थे वो थे आपके आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता, विदेशी सहायता की निर्भरता को कम करना, औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाया जाए, समाज में अपेक्षाकृत निर्धन और जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए रोजगार के कार्यक्रम का सृजन किया जाए, और एकाधिकार कानून व अन्य उपायों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कम किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की व्यवस्था में सुधार लाया जाए, निर्णय प्रक्रिया को यथासंभव विकेंद्रीकृत रूप प्रदान किया जाए। तो कुल मिला के इन योजनाओं के उद्देश्य भी लगभग वैसे ही थे जैसे कि पिछली योजनाओं को अंदर रखे गए थे। क्योंकि जो ये बात स्पष्ट है कि जब तक योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन उद्देश्यों को वापस दोहराना पड़ता है। या तो हमने जो टारगेट रखे थे वो अचीव हो जाए, और जब अचीव नहीं होता है और उस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो फिर आगे दोहराए जाते हैं। फिर आपकी आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, निर्धनता का उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना के अंदर क्या क्या था, गरीबी निवारण कार्यक्रम जो थे उनकी अनाउंसमेंट की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। एक तो ऊंची विकास दर, आय उचित वितरण, घरेलू दर अत्यधिक वृद्धि आवश्यक माने गए। ये दोनों उद्देश्य दीर्घकालीन किस्म के माने गए, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं में इसको प्राप्त करने की दिशा में प्रभावपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया गया था। हालांकि जो लक्ष्य रखे गए वो पता था कि नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में हमें क्या करना है, प्रभावी ढंग से कार्य करना है, और निर्धन वर्ग के उपभोग स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए गए। फिर आपकी आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के उद्देश्य जो थे वो है आपकी अर्थव्यवस्था के विकास की दर को महत्वपूर्ण वृद्धि करना, आर्थिक टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर बनना, निर्धनता और बेरोजगारी के उत्तरोत्तर कम करना। और इस योजना के अंदर मेजरली कार्यक्रम लागू किए गए थे। ऊर्जा के
स्वदेशी साधनों का तीव्र विकास करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, सार्वजनिक नीति और सेवाओं के पुनर्वितरण के प्रति झुकाव को सुदृढ़ करना, विकास की प्रादेशिक असमानताओं को कम करना, विकास के अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों में तालमेल बैठाना। यानी इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चीज़ों पर भी इस टाइम ध्यान दिया जाने लगा था। हालांकि इससे पहले जो की योजनाएं थी उनके अंदर पर्यावरण से संबंधित बातों पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसके बाद से पर्यावरण वाली चीज़ों को शामिल किया जाने लगा। और इस योजना के उद्देश्य भी लगभग मिलते जुलते ही थे, आपने देखे। फिर आपकी आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो थे कृषिगत उत्पादन और खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने की बात कही गई। सिंचाई की वर्तमान क्षमताओं के भरपूर प्रयोग पर बल दिया गया। कृषिगत उत्पाद प्रदेश क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ग्रामीण रोजगार और गरीबी दूर करने के कार्यक्रम लागू किए गए। अतः योजना का दूसरा उद्देश्य रोजगार सृजन रखा गया। तीसरा उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि, विकास ढांचे को रोजगार परक बनाना। ये जो 7वीं योजना के लक्ष्य आपको बताए गए हैं, जो आपको PDF इसकी दे दी जाएगी, ये मोटा मोटी योजनाओं के उसी टाइप में आपका फोकस रखा गया जैसा कि पहले आपको देखने को मिल रहा है। 8वीं योजना में जो उद्देश्य थे वो थे आपके निवेश की वित्तीय व्यवस्था के लिए, घरेलू साधनों को निर्भरता बनाए रखने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, कार्यकुशलता को बढ़ाना, पेयजल और कृषि की चीज़ों पर ध्यान देना। इसी तरह 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो आपके उद्देश्य थे वो थे कृषि और ग्रामीण विकास की प्राथमिकता देना, पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाना, विकास की दर को तेज करना, खाद्यान्न पोषण की सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये सारे आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। फिर आपकी आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके जो उद्देश्य थे वो आपके निर्धनता अनुपात को 20% से 10% तक लाना, नई श्रम शक्ति को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना और जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाना, साक्षरता की दरों में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो ये सारे 10वीं योजना के लक्ष्य थे और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना मानी गई। फिर आपकी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया, एक नई बात जोड़ी गई और एक मॉनिटरेबल लक्ष्य रखे गए। अभी तक जो हम लक्ष्य रख रहे थे, ठीक है, एक घोषणा कर दी, वो चल रहा है, उस पर काम हो रहा है, हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों का मॉनिटरीकरण के हिसाब से लक्ष्य फाइनल किए गए, उनका मॉनिटरिंग भी की जा सके। भाई हमें ये टारगेट प्राप्त करना, इतना % से अचीव करना, इतना लक्ष्य हमने रखा है। तो एक 27 लक्ष्य रखे गए जो मॉनिटरेबल थे और इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया। जैसे आपकी शिक्षा हो गई, निर्धनता हो गई, स्वास्थ्य हो गया, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए हो गया, आधारभूत ढांचा हो गया। तो इस तरह से मॉनिटरेबल लक्ष्य इसमें जो है वो आपके रखे गए। विकास दर 9% इसमें उम्मीद की गई और लोगों के रोजगार के लिए 5.8 करोड़ रोजगार के अवसर सर्जित करने, यानी एक तरह से बताया गया, आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया कि हमें ये चीज़ें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। जैसे निर्धनता को 10% से घटाना है, शिक्षा अनुपात में इस % से सुधार करना है, ये सारे लक्ष्य इसमें रखे गए। फिर क्या आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य जो था वो था तीव्र, अधिक, समावेशी और टिकाऊ और सुस्थिर विकास की रणनीति पे जोर देना। इसमें एक दृष्टिकोण पर विशेष फोकस किया गया कि विकास पे हमें आवश्यकता है और विकास को हमें बढ़ाना है। संशोधित दर जो थी 8% लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसके अलावा वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के समान रूप से लाभ पहुँच के इस हिसाब से संसाधनों के आवंटन की बात की गई और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की संज्ञा दी गई, यानी ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे। अब जैसे ये था आपकी योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या रखे गए, उन्होंने किस हिसाब से कार्य किया और क्या उनमें ग्रोथ रेट रखी गई। तो इनकी संबंध में कुछ आलोचनाएं भी की जाती है कि हमने जो चीज़ें देखी कि जैसे उद्देश्य रखे गए थे, आर्थिक विकास हो गया, रोजगार हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, मूल्य स्थिरता, कृषि विकास, रोजगारों का सृजन, सामाजिक सेवाओं का विस्तार, पर्यावरण में सुधार। तो ये सारे लक्ष्य एक तरह से ऐसे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक है,
एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहते हैं। एक तरफ हम तो पूंजीवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम समाजवाद भी साथ में लेके चलते हैं। तो ये एक तरह से आपस में क्या था, इनका तालमेल स्थापित करने में काफ़ी दिक्कत हुई इन्हें, कि ठोस नीतियाँ हम किसी चीज़ के लिए बना नहीं सकते थे। दूसरा कहा जाता है कि तीव्र आर्थिक विकास में तीव्र रोजगार संवर्धन प्राय विरोध हो जाता है, क्योंकि प्रथम के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तथा दूसरे के लिए श्रम गहन के विकास की आवश्यकता। हमें रोजगार भी देना है और टेक्नोलॉजी भी लाना, दोनों चीज़ें साथ हो नहीं पाती हैं। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समय बाधित कार्यक्रमों का अभाव रहा, यानी उद्देश्य तो फाइनल कर दिए लेकिन हमने उनके लिए क्या नहीं फाइनल किया, टाइम बाउंड नहीं किया उनको कि इतने टाइम में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में फाइनल करना है। ठीक है, एक उद्देश्य बना दिया, वो चल रहा है, 10 साल 20 साल तक वो चले जा रहा है। तो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम का हमें कमी देखने को मिली। नियोजन का नीतिगत ढांचा सुस्पष्ट नहीं था और उसके लिए एक प्रशासनिक तैयारी भी नहीं थी। हमने घोषणा जरूर करती बजट के अंदर ये योजना बनाते वक्त, लेकिन हमारे पास एक ड्राफ्टिंग नहीं थी कि हमें किस हिसाब से कैसे कैसे कार्य करना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, उसको अचीव कैसे किया जाएगा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से असफल रही हैं। हाँ, ये कमियां थी इसके अंदर, अगर इनको हम दूर करते तो ये और अच्छा प्रदर्शन करती। अब हम बात करते हैं कि इनसे प्रगति क्या हुई, योजनाओं का फ़ायदा क्या मिला, उद्देश्य प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही। तो अगर हम पिछले सालों की बात करें, 66 वर्षों की, तो राष्ट्रीय आय हमारी भी वृद्धि हुई है। जो विकास की जो ग्रोथ रेट थी वो भी हमने 10% तक अचीव किए। औद्योगिक क्षेत्र में भी हम सबल और सक्षम हुए, मूल्यों में भी स्थिरता मिली है, वृद्धि दर, बाजार कीमतों पर भी हमें अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला। ये सारे डेटाज आपको यहाँ दिए गए। भारतीय नियोजन की सबसे बड़ी जैसे ये लक्ष्य प्राप्त किए, लेकिन कमियां भी रही, जैसे कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या अभी भी हमारे सामने बनी हुई है। विदेशी साधनों पर निर्भरता हमारी अभी भी है, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, हालांकि हमारी योजनाओं के लक्ष्य थे कि हमें असमानता को कम करना है, लेकिन अभी भी इस असमानता में देखने को मिलती है। मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है, इन्फ्लेशन है जो बढ़ी है, हमने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी मूल्यों में अगर हम देखें तो खुदरा मूल्यों में लगभग हमें 70-80% के आसपास, ये 70-80 गुना हमें उसमें चढ़ाव देखने को मिलता है। ये यहाँ पर आपको योजनाओं के एक्चुअल जो उनका आवंटन था परिव्यय का, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इधर आपको सेक्टर दे रखे हैं, यानी कृषि सेक्टर में जो इरिगेशन है उसमें, पावर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में और सोशल सर्विसेज के अंदर जो सेवाएं थी उसके अंदर आपको आवंटन दिया गया कि प्रथम योजना में कितना कितना आवंटन कैसे कैसे परसेंटेज के आधार पर आपको बताया गया। तो इससे जैसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी योजना का फोकस किसके ऊपर आता है, परसेंटेज देख के फाइनल कर सकते हैं कि मेजर फोकस कौन सी योजना के ऊपर रहा। अब हम बात करते हैं योजना काल में प्रगति की सामान्य समीक्षा। इस अवधि में 12 पंचवर्षीय योजनाएं की हम समीक्षा करेंगे, जिसमें से हमें बीच में क्या 6 वार्षिक योजनाएं थी, एक तरह से योजना अवकाश हम कह सकते हैं। पहला आता है आपका राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, यानी योजना के पहले की हमारी राष्ट्रीय आय और योजना काल समाप्त होने के बाद की हमारी राष्ट्रीय आय की तुलना करते हैं तो हमें इसमें एक वृद्धि देखने को मिलती है। विकास दरें जो हमारे लक्ष्य थे और जो हमने अचीव किए हैं वो आपको योजना वाइज यहाँ बताए गए हैं एक टेबल के माध्यम से। तो जो पहले ग्रोथ रेट थी और जो हमने लास्ट में अचीव किए, तो इसमें हमें आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छी वृद्धि हमने पाई है। खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रतिशत बढ़ा है। जो योजना काल जब हमने शुरू किया था 1950-51 में, तब जो उत्पादन था और आज जो उत्पादन का प्रतिशत है उसमें जो मोटे अनाज है उनका कम हुआ है और जो गेहूँ चावल वगैरह इनका प्रतिशत क्या हुआ है, बढ़ा है। उद्योगों के विकास के डेटा आपको यहाँ दिए गए हैं, योजना काल से पहले के और योजना काल के दौरान के आपको बताया गया है कि कितनी वृद्धि हुई है। बचत और निवेश में वृद्धि हुई है, इसके डेटाज आपको दिए गए कि पहले क्या था और बाद में क्या था। अब बात करते हैं नियोजन की विफलताएं अथवा कमियां क्या रही। तो कमियां आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, रोजगार की कमी, इन्फ्लेशन, गरीबी, असमानता, ये है सारी। कृषि असंतुलनों का उत्पन्न होना,
खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न के बीच में, हालांकि हम उत्पादन तो करने लग गए हैं अधिक, लेकिन अभी भी सामंजस्य का अभाव है। दूसरा आपका आता है मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है, इन्फ्लेशन हमारी बढ़ी है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े हालांकि फोकस हर योजना के अंदर किया गया, लेकिन अभी भी गरीबी और बेरोजगारी विद्यमान है। गरीबी के लास्ट जो आंकड़ा दिए गए थे हमारे पास, वो अभी भी 21 से 27% के आसपास पॉवर्टी बताती है। विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता अभी भी बरकरार है। निजी हाथों में आर्थिक सत्ता का क्या हुआ है, केंद्रीकरण हुआ है। हालांकि विकेंद्रीकरण की बात की गई और केंद्रीय सत्ता और सोशल वेलफेयर की बातें हुई, लेकिन योजनाओं का मेजर फोकस और जो इन्वेस्टमेंट या पैसों को जो लगाया गया उसके अंदर हमें निजी सत्ता को केंद्रीकरण देखने को मिला। यानी इसको कई विशेषज्ञ जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि जैसे सत्ता के अंदर पूंजीपतियों का बोलबाला होना, जिसे सरकार क्या करती है, अपने चाहते उद्यमकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दोषपूर्ण नीतियां बनाती है। इसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। साधन संग्रह में क्षेत्र की क्या हुई है, विफलताएं हमें देखने को मिल रही हैं। पूंजी उत्पत्ति अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो में वर्धितता अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर में गिरावट की हमें देखने को मिला। हमने कुछ योजना के दौरान जरूर ग्रोथ रेट हासिल की, लेकिन फिर भी जो लक्ष्य थे हम उन्हें मेजरली योजनाओं के अंदर हम प्राप्त नहीं कर सके। सामाजिक सेवाओं के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण का क्या रहा, आपका अभाव रहा। योजना काल में काली मुद्रा प्रसार हुआ, ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो टैक्स रूल्स हों या फिर टैक्स के स्लैब्स ऊंचे ज़्यादा हों, तो उसके कारण क्या हुआ, मुद्रास्फीति भी बढ़ी और जो ब्लैक मनी है उसमें भी जो वृद्धि हुई। विविध क्षेत्रों की अन्य कमियां यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जो प्रॉपर तरीके से हम उसको नहीं कर पाए। सारांश के रूप में ये कहा जा सकता है कि योजना काल में विभिन्न दिशाओं में विकास के संबंध में कई नई शुरुआतें हुई, उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए, वर्षों से गतिहीन और स्थिर रहने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान हुई, साथ ही आधुनिकीकरण की ओर हम बढ़े, आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवधि में देश के युद्धों के कारण और सुरक्षा व्यय में वृद्धि के कारण योजना काल के साथ साथ हमें अकाल बाढ़ इनका सामना भी करना पड़ा, जिससे जो हम लक्ष्य पाना चाहते थे वो हम नहीं अचीव कर सके। अब बात आती है आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना की, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 12वीं योजना को अलग से हाईलाइट किया गया, तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल से देखना है। इस योजना का जो टाइम पीरियड था वो रहा था आपका 2012 से 2017 के लिए। यहाँ इसको एक अप्रोच पेपर के रूप में आपको बताया गया है। बाद में पंचवर्षीय योजना में आपको पता ही है कि अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सुस्थिर वृद्धि जैसी दृष्टिकोण की अभिलाषा की गई थी। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कई बार एक कोट के रूप में पूछ लिया जाता है कि ये जो उद्देश्य है कौन सी योजना के अंदर रखे गए थे। 11वीं योजना के परिव्यय से जो उसका बजट था वो लगभग 108% ज़्यादा था, यानी एक मेजर स्टेप लिया गया था। योजना का इतना बड़ा आकार नहीं दिया गया था पहले कभी। इसके प्रमुख जो इंडिकेटर्स थे उनको आधार पर देखते हैं इस योजना को। तो पहला है आर्थिक वृद्धि, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन GDP 8% वृद्धि दर इसमें रखी गई। कृषि के लिए 4, विनिर्माण के लिए 10। प्रत्येक राज्य को 12वीं योजना में 11वीं योजना की तुलना में ऊंची विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करना था। निर्धनता और रोजगार के लिए इसमें 10% तक पॉवर्टी को कम करने का टारगेट रखा गया। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार अवसर सर्जन करने का लक्ष्य दिया गया। शिक्षा के लिए जो स्कूलिंग के औसत साल थे उसमें 7 साल की वृद्धि की गई। उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रत्येक आयु जोड़े को 20 लाख अतिरिक्त सीटें सृजित करने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था की दक्षताओं का अनुरूप हो सके। 12वीं योजना के अंत तक स्कूल भर्ती के लिए लिंग भेद, सामाजिक भेद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। फिर अब बात आती है आपके स्वास्थ्य की। तो जो आपकी शिशु मृत्यु दर है उसको घटाकर 25 पे लेके आना था, और जो मातृ मृत्यु दर है उसको 1 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लाना, और 0 से 6 के बीच बालिका अनुपात को 12वीं योजना में 950 तक लाने के लक्ष्य रखे गए। फर्टिलिटी जो रेट थी उसको 2.1 तक लाना था। 2.1 से ऐसा ये होता है कि जैसे वैसे तो 2 होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक जो दंपत्ति है वो खुद को प्रतिस्थापित करती है फर्टिलिटी रेट में,
दो रहता है तो, लेकिन क्योंकि सभी जिंदा नहीं रह पाते, फिर उसमें जैसे बीमारियां भी हो सकती हैं, एक्सीडेंटल चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसको 2.1 रखा जाता है ताकि जो पॉपुलेशन है वो खुद को प्रतिस्थापित करती रहे। फिर बात आती है आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में। तो 12वीं योजना में जीडीपी का लक्ष्य जो था वो आपको बताया गया 9%, सिंचित क्षेत्र में 9 करोड़ हेक्टर को बढ़ाकर 10 करोड़ हेक्टर करना था, सभी गाँव में बिजली उत्पादन उपलब्ध करवाना, और योजना के अंत तक घाटे को जो बिजली कंपनियों को 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर पर्यावरण और सुस्थिरता की बातें की गई, इसके अंदर ग्रीन कवर में वृद्धि करना, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस किया गया, उसकी जो क्षमता है प्रोडक्शन की उसको बढ़ाकर 23,000 मेगावाट की वृद्धि करना था। फिर सेवा और डिलीवरी के ऊपर बात की गई। 12वीं योजना के प्रारूप के प्रथम खंड में हमने ये चीज़ें सारी देखी। फिर इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ थी उसके ऊपर फोकस किया गया। यहाँ इसको आपका बजट आवंटन जो था वो बताया गया कि कैसे कैसे किन किन सेक्टर के अंदर इस योजना का पैसा लगाना था। फिर आपका यहाँ पे बताया गया कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का वितरण किस हिसाब से किया गया। यहाँ आपका अमाउंट्स बताए गए कि कौन से सेक्टर के लिए कितने अमाउंट्स का प्रावधान किया गया। साथ में आपको प्रतिशत के रूप में इसमें बताया गया, जैसे कि इसमें आपको देखने से पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा आवंटन है वो आपकी सामाजिक सेवाओं के लिए किया गया, लगभग पूरे व्यय का 34% इसको दिया गया। दूसरा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर फोकस रखा गया वो था आपका ऊर्जा के ऊपर, तकरीबन 18.8%, और तीसरा आपका जो मेजर फोकस है वो रखा गया परिवहन के ऊपर, 15.7% इसमें आवंटित किया गया। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो फोकस है वो इन 3 सेक्टरों पर रहा, पहला सामाजिक सेवा, दूसरा ऊर्जा और तीसरा परिवहन। ये आपको राशि भी साथ में बताई गई है कि कितनी राशि का आवंटन हुआ और टोटल के रूप में आपको लास्ट में दिया गया। यहाँ पर आपको 12वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था का प्रस्तावित प्रारूप यहाँ आपको बताया गया। तो ये था आपका योजना काल के दौरान हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की स्टडी, जिन्हें एक एक करके हमने 12 योजनाओं का अध्ययन किया। थैंक यू।